जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोहर नायक और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमएन स्मार्ट क्लासेस पर। जैसे कि अपन देख रहे थे अपनी पिछली जितनी भी तीन जो क्लासेस लगी है, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम एक मैराथन क्लास लेके आए हैं। इस मैराथन क्लास में हम जितने भी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय करंट हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो या राजस्थान का करंट हो, सभी के क्वेश्चंस, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हूबहू एग्ज़ाम्स में छपने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों को हमने यहाँ पे सम्मिलित किया है। बहुत ही उपयोगी क्लासेस होने वाली है आपके लिए, सभी को अंत तक देखना है। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में वंदन करते हैं और हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एमएन स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हमारी सारी क्लासेस आपको मिल सकें। साथियों, आगे बढ़ने से पहले 4 लाइनें यहाँ पे ऐड की गई है आपके लिए। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्करा कर कहना वक्त बताएगा। देखिए साथियों, जब अपना संघर्ष का समय चल रहा होता है तब दुनिया हमें इसी तरह प्रकार के ताने मारती है कि तुम काबिल नहीं हो। आपको चुपचाप मेहनत करते रहना है और वक्त ज़रूर एक ना एक दिन आपका होगा। माँ शारदे का ऐसा प्रण है कि अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करते हो तो एक ना एक दिन वो अपना कर्ज अपने पे नहीं रखती और हमें सफलता ज़रूर देती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको आगामी प्रश्न जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेंगे। तो बिना देरी किए चलो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कृति के लिए प्रदान किया गया है। मतलब कि जो बानू मुश्ताक है, इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है वो उनकी किस कृति के लिए उनको दिया गया है, प्रश्न पूछा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। हार्ट लैम्प, यह एक कन्नड़ लघु कथा है। द लास्ट फ्लेम, तीसरा ऑप्शन है द साइलेंट रिवर और इकोस ऑफ द पास्ट। अब इन चारों में से आपका जवाब है द हार्ट लैम्प। ठीक है, यह एक कन्नड़ लघु कथा है, इसके लिए बानू मुश्ताक को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे हमने कुछ डिटेल ऐड की है। हाल ही में बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 से सम्मानित किया गया है। हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक द्वारा लिखी गई कन्नड़ किताब, एक कन्नड़ भाषा में लिखी गई एक किताब थी, यादहा हैदाते। इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? दीपा भस्टे ने। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं 2-3 प्रकार से कि बानू मुश्ताक को हाल ही में जो बुकर प्राइज़ मिला है 2025, हार्ट लैम्प, इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है? ठीक है, तो दीपा भस्टे। ठीक है, प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? ऑप्शन है मुगल गार्डन, विजयनगर के मंदिर, दक्कन सल्तनत के स्मारक, मराठाओं के किले। इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब है मराठाओं के किले। ठीक है, मराठाओं के जो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने 12 मराठा दुर्ग हैं उनको अपनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। इन 12 में से 11 दुर्ग महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में जो दुर्ग स्थित है वो है जिंजी दुर्ग। ठीक है, यह भारत का 44वां स्थल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ है। इसके साथ ही अब भारत में 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित साइट के साथ कुल 44 विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं। भारत की एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में स्थित है। इतने सारे फैक्ट आपके लिए ऐड किए गए हैं। एक प्रश्न में आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। अब तक भारत के कितने उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का पद संभाला है? ठीक है, जैसे आप सबको सर्वविदित है कि अभी जो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं वो है सीपी राधाकृष्णन। यहाँ पे पूछा गया कि अभी तक कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद का
भी संभाला है। तो यहाँ पे कुल 6 ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो उसके बाद राष्ट्रपति भी बने हैं। यहाँ पे देखेंगे CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि हाल ही में बने 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का संबंध किस राज्य से है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु से है। CP राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, पांडुचेरी के राज्यपाल रह चुके हैं। अब तक 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला है। वो 6 हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी, R वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण। ये ऐसे 6 व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति पद के बाद उन्होंने राष्ट्रपति का भी पदभार संभाला था। अगला प्रश्न है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जो जारी हुई है उसमें भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन है 40वां, 46वां, 38वां और 42वां। तो भारत की रैंक है इस बार की 38वीं। ठीक है। भारत में हाल ही में घोषित GST 2.0 के तहत कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं। ठीक है, अभी नई टैक्स नीति आई है जिसके तहत भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं, तो 2 टैक्स स्लैब्स हैं। आगे बढ़ेंगे, इसकी डिटेल देखेंगे। पुरानी टैक्स स्लैब जो थी वो 4 प्रकार की थी। पहले 5%, 12%, 18% और 28% का टैक्स लगता था। अब GST 2.0 के तहत 12% और 28% को हटा दिया गया है कि मतलब अभी 5% और 18% ही टैक्स लगेगा, बाकी की 2 स्लैब्स को हटा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसमें भारत का स्थान रहा है इस बार 4था स्थान। ठीक है, याद रखना है आपको, 4था स्थान रहा है। आगे बढ़ेंगे। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दक्षिणी कोरिया में हुआ, जिसमें भारत ने कुल 2 पदक जीते, जिसमें से 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ पदक तालिका में 4था स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है। 34वां सरस्वती सम्मान इस बार किसे दिया गया है। ऑप्शन है डॉक्टर गणेश देवी, नीलिमा घोष, साधु भद्रेश दास और शंकर दयाल। सही जवाब है इस प्रश्न का साधु भद्रेश दास। आगे बढ़ेंगे। थार रेगिस्तान में पहला हड़प्पा सभ्यता स्थल खोजा गया है और राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर। तो थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में चर्चा में रहा रातड़ियारी डेयरी। ये स्थान याद रखना आपको, रातड़ियारी डेयरी नामक हड़प्पा स्थल की खोज की गई है। यह जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली इन चारों में से आपको बताना है कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावली, दिव्या देशमुख या आर वैशाली। इस प्रश्न का सही जवाब है दिव्या देशमुख। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। देखिए, म्यांमार में हाल ही में भूकंप आया था, तो पड़ोसी देश के नाते भारत ने वहाँ पे राहत कार्य के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी एग्ज़ाम के लिए, और जितने भी प्रश्न आज अपन डिस्कस करेंगे सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सीधे सीधे एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखना है और सारे प्रश्न जो भी यहाँ पे ऐड किए जाएंगे उनके साथ अपन डिटेल्स भी ऐड कर रहे हैं। उन डिटेल्स से भी प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है, इसलिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है। शक्ति, वेदांता, विक्रम या आकाश। इन चारों में से जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप है वो है विक्रम। अगला प्रश्न है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब इस बार आपल सुचाता चुआंगश्री ने जीता है। ये आपल सुचाता चुआंगश्री जो है
वो थाईलैंड की रहने वाली है। मिस वर्ल्ड 2025 में 72वें संस्करण का आयोजन तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ, मतलब अपने भारत में हुआ था। ये 72वां संस्करण था, आपको याद रखना है। इस बार पूछ सकते हैं कि मिस वर्ल्ड 2025 का जो कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया गया, तो 72वां था। ये थाईलैंड की रहने वाली है। ओपेल सुचाता चांगश्री। और पिछले वीडियो में भी अपन ने डिस्कस किया था। मिस यूनिवर्स पूछे आपको, मिस यूनिवर्स 2025, तो इसका खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता था। और ये मनिका विश्वकर्मा अपने राजस्थान के गंगानगर जिले की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं जापान, रूस, कनाडा या अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है कनाडा। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस बार 2025 में यह 51वां शिखर सम्मेलन था। आपको याद रखना है कि G7 शिखर सम्मेलन का 51वां संस्करण था। ये प्रश्न भी बन सकता है। ये कनाडा में आयोजित हुआ और इससे पहले जो 2024 में इसका आयोजन किया गया था वो इटली में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब। आपको बताना कि इन चारों में से ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर है राजस्थान। भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग राजस्थान के जयपुर में स्थित रामगढ़ बांध पर किया गया है। ये प्रश्न बन सकता है, आपको याद रखना है, रामगढ़ बांध जयपुर का। युद्धाभ्यास, ये मैत्री के 14वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? देखिए, युद्धाभ्यास जो बहुत सारे देशों के साथ अलग अलग नामों से होते हैं, तो मैत्री नाम से जो 14वां संस्करण हुआ वो थाईलैंड के साथ हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे। युद्धाभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और थाईलैंड के बीच मेघालय में आयोजित किया गया। देखिए, तारीख पूछने की बहुत कम संभावना है। आपको संस्करण पूछ सकते हैं, कौन सा संस्करण था, तो मैत्री का ये 14वां संस्करण था। जगह पूछ सकते हैं, ये कहाँ पर आयोजित हुआ, मेघालय में हुआ। और अगला प्रश्न इसमें बन सकता है, किस किस के मध्य हुआ, तो भारत और थाईलैंड के बीच में बन सकता। तो ये सारे 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक प्रश्न में मिल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है? मालदीव देश है, वहाँ का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है। इन चारों में से किसको किया गया है? वो है कैटरीना कैफ को। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है, यानी कि तेंदुआ राजधानी के रूप में जाना जाएगा, वो है बेंगलुरु। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक समानता रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक लैंगिक समानता रिपोर्ट में कौन सा स्थान है? 129, 131, 135 या 140वां। तो भारत का इस बार 2025 की रिपोर्ट में 131वां स्थान है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है, जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह हूबहू प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने मिलेगा। तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब है 2022-23। जीडीपी की गणना इससे पहले जो है, भारत में जीडीपी नापने के लिए आधार वर्ष पहले 2011-12 हुआ करता था। अब वो आधार वर्ष बदल कर उन्होंने 2022-23 कर दिया है। अगला प्रश्न है, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है? सैन्य अभ्यास सारे आपको देख के जाने हैं। सैन्य अभ्यास नोमैडिक की बात चल रही है यहाँ पे, तो चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया या रूस। तो जो ये सैन्य अभ्यास है नोमैडिक, वो हुआ है मंगोलिया के बीच, मंगोलिया और भारत के बीच में। यहाँ पे डिटेल ऐड की है अपन ने। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का 70वें संस्करण का आयोजन 31 से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया। ठीक है, इसका संस्करण याद रखना है, 70वां संस्करण था और मंगोलिया और भारत के बीच में हुआ और मंगोलिया के उलान बटोर शहर में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीएम मोदी द्वारा हाल ही में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इस बार वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 138वीं है, 145वीं है, 148वीं या 151वीं है। इन चारों ऑप्शंस में आपका जवाब है 151वीं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में सबसे अधिक पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? देखो, इस बार जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ है उसमें क्या राजस्थान पहले स्थान पे रहा है, या केरल, तमिलनाडु या मणिपुर?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है मणिपुर। ठीक है, यहाँ पे अपन ने डिटेल ऐड कर दी है जिसमें से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावनाएं हैं। मई 2025 में पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया। देखो दोस्तों, ये पहला संस्करण है और पहली बार हुआ है, जिसको एग्जाम्स में पूछने की पूर्ण संभावना है। खेलो इंडिया बीच गेम्स, इसे घोघला बीच, ये दमन और दीव जो है, तो दीव की एक घोघला बीच है, वहाँ पर 19 मई से 24 मई तक आयोजित किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा 14 मेडल जीतकर मणिपुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में अपन बात करेंगे राजस्थान की, राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा, तो राजस्थान का प्रदर्शन कुल 6 पदक जीत के 19वां स्थान रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के आने वाले जितने भी भर्ती परीक्षा है, ये राजस्थान का स्थान याद रखना है आपको। 19वां शीर्ष स्थान याद रखना है मणिपुर में। कहाँ पर आयोजन हुआ ये याद रखना है, घोघला बीच पर, द्वीप के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब है अनुराधा गर्ग। ये 1-2 एग्जामों में आ भी चुका है और ये प्रश्न आगे भी आने की पूर्ण संभावना है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है 2025 में यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब है अजय कुमार। आगे बढ़ेंगे। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या वो राजीव कुमार हैं, सुशील चंद्रा हैं, ज्ञानेश कुमार या अजय भादु? इस प्रश्न का सही जवाब है ज्ञानेश कुमार। ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है अचंत शरद कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? देखिए, हाल ही में जितने भी खेल टूर्नामेंट हुए हैं उनमें जितने भी चर्चित खिलाड़ी हैं उनके बारे में, उनके खेल से संबंधित प्रश्न आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है अचंत शरद कमल, इनका संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। याद रखना, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही में जो 2024 में ओलंपिक हुए थे, उसमें भारत की तरफ से जो उद्घाटन समारोह था उसमें ध्वजवाहक थे ये पीवी सिंधु के साथ, अचंत शरद कमल, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, थाईलैंड या बांग्लादेश। तो इस बार का जो 2025 का छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। अगला प्रश्न है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट किसके बीच जल सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है? ये भी बढ़िया प्रश्न है, बहुत चर्चा में है, आने की पूर्ण संभावना है ताप्ती बेसिन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों के बीच में यह MOU हुआ है। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल ऐड की गई है। ये ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य ताप्ती नदी के जल का उपयोग करके भूजल भंडारण बढ़ाना और दोनों राज्यों की पेयजल व सिंचाई संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना है। आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार ने हाल ही में किस तारीख को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस की घोषणा की है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको हूबहू एग्ज़ाम में देखने मिलेगा, याद करके जाना। 23 सितंबर को। अब 23 सितंबर को भारत में प्रतिवर्ष हम आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाएंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी कि आप मान के चलिए राजस्थान के 10 एग्ज़ामों में से 8 एग्ज़ामों में यह प्रश्न पूछा जाता है। अगर 10 एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं तो 8 से 9 एग्ज़ामों में यह प्रश्न ज़रूर आपको देखने मिलेगा। आगे भी पूर्ण संभावना, याद रखना। इस प्रश्न का सही जवाब है 22 मई। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी थीम, यानी कि 2025 में जब ये 22 मई को आयोजित हुआ तो इसकी थीम रखी थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपके श्रीलंका, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है उज्बेकिस्तान। ठीक है, हमने कोशिश की है आज जितने भी सैन्य अभ्यास हैं, जो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं, जो सीधे एग्जाम में पूछने की संभावना है, वो सारे ऐड कर दिए हैं इस वीडियो में जो रिसेंटली हुए हैं। याद रखना है आपको। यहाँ पे दे रखा है हमने कि 10 संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6वां संस्करण भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 16 से 28 अप्रैल 2025 को पुणे में आयोजित किया गया। आपको याद रखना कि इन दो देशों के बीच हुआ, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। कहाँ पर हुआ? तो भारत के पुणे में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा
राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व से गुजरेगा? बहुत ही चर्चित प्रश्न है ये, आपको याद रखना है। आपके ऑप्शन है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, सरिस्का या रामगढ़ विषधारी। इस प्रश्न का सही जवाब है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। यहाँ पे अपन डिटेल में समझेंगे इसको। भारत का पहला इंटर स्टेट चीता संरक्षण गलियारा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बनेगा। यह गलियारा मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ेगा। ठीक है, इंटर स्टेट चीता संरक्षण गलियारा क्या है? जैसे कि जो हाईवे हैं, जो 6 लेन 8 लेन जो रोड हैं, उन हाईवे पे मतलब जो वन्य जीव विचरण करते हैं, जो चीता है, उनके संरक्षण के लिए, मतलब जो एक साइड से दूसरे साइड रोड को क्रॉस करना हो, उनके लिए ऊपर से जो ब्रिज बनता है, तो उसके लिए ये परियोजना चालू की गई है। आगे बढ़ेंगे। सांगरी, जिसे मई 2025 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब। ठीक है, तो इन चारों में से आपका सही जवाब है राजस्थान। तो राजस्थान की सांगरी को 2025 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे इसको। अप्रैल 2025 तक राजस्थान के 22 उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। इन उत्पादों में जो प्रसिद्ध हैं, जैसे कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जीआई टैग बीकानेर की भुजिया है, ब्लू पॉटरी है जयपुर की, कोटा डोरिया कोटा की, मकराना संगमरमर है नागौर के, और पाली की जो सोजत पाली की जो मेहंदी है वो, और कई अन्य हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद इसमें शामिल है। हाल ही में सांगरी यानी खिजड़ी अपना जो राज्य वृक्ष है राजस्थान का, उसका फल है सांगरी, को जीआई टैग मिला है। इसी के साथ ही अब राजस्थान में 22 ऐसे उत्पाद हो चुके हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ था? याद रखना है आपको, ये भारत और रूस के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत और रूस के बीच में जो इंद्र 2025 है उसका आयोजन हुआ। ये 6 से 15 अक्टूबर 2025 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो बीकानेर राजस्थान है वहाँ पर किया गया है। प्रश्न यहीं से बनेगा सीधा सीधा कि किन देशों के मध्य हुआ? भारत और रूस के बीच में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है भगवद गीता, नाट्यशास्त्र 1 और 2 दोनों, या मनुस्मृति के योग। तो भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, इन दोनों को हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। तो इस प्रकार से भगवद गीता और भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्यशास्त्र को यूनेस्को ने के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। इसी के साथ अब भारत के 14 ऐसे दस्तावेज या पुस्तक हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। इस प्रश्न का सही जवाब है भुवनेश्वर। ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको याद रखनी इसकी थीम, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इस बार की थीम थी। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में जिसको नियुक्त किया गया है वो हैं वी नारायणन। इससे पहले थे एस सोमनाथ। ठीक है, उनके इस्तीफे के बाद नए बने हैं वी नारायणन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न हूबहू आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। इस प्रश्न का सही जवाब है माधव राष्ट्रीय उद्यान, यानी माधव टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का, वो 58वां टाइगर रिजर्व बना है। देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट हमने ऐड किए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत भारत में 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब आया था? तो 1973 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, खंजर सैन्य अभ्यास 2025 का 12वां संस्करण भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया था? आप मान के चलिए, जो युद्धाभ्यास से अगर कोई भी प्रश्न आया, इस क्लास से आपको एक प्रश्न ज़रूर देखने मिलेगा। बाकी जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके अगले दिन आपको प्रूफ भी दिया जाएगा इस क्लास से कितने प्रश्न आए हैं करंट अफेयर से। स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस क्लास से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, खंजर
किर्गिस्तान के मध्य हुआ था, किर्गिस्तान और भारत के मध्य। यहाँ पे देखेंगे अपन एक्स्ट्रा फैक्ट, खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित की जाती है। 10 से 23 मार्च 2025 को खंजर एक्सरसाइज के 12वें संस्करण का आयोजन किर्गिस्तान में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 41 है, 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? बहुत ही चर्चित प्रश्न है और एग्ज़ाम में एग्जामिनर को देना ही पड़ेगा। ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे ऐड किए गए हैं जो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इस बार टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आगे अपन डिटेल में देखेंगे इसको कि कौन से पुरस्कार हैं। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिए गए हैं, पद्म भूषण 19 को और पद्मश्री 113 व्यक्तियों को दिए गए हैं। कुल इस प्रकार से 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, हैदराबाद, दिल्ली, निजामाबाद और विशाखापट्टनम। इस प्रश्न का सही जवाब है निजामाबाद। ये तेलंगाना में स्थित है। तो अपन आगे देखेंगे डिटेल में कि हल्दी बोर्ड की स्थापना तेलंगाना के निजामाबाद में की गई है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा, पल्ले गंगा रेड्डी को हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहला अध्यक्ष है और जो चीज़ पहले होती है, पहली बार होती है, उसको पूछने की पूर्ण संभावना होती है। तो पल्ले गंगा रेड्डी का नाम आपको याद रखना है। हल्दी बोर्ड भी याद रखना कहाँ पे है, निजामाबाद, तेलंगाना में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इस बार भारत की रैंक है 118वीं। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत विश्व में 118वें नंबर पे खुशहाल देश है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों सिक्किम के अंदर। सिक्किम का एक ज़िला है सोरेंग, वहाँ पे पहले मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है। यहीं पे एक्स्ट्रा फैक्ट में अपन ने इस चीज़ ऐड की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? आपको बताना है कि दुनिया की जो शक्तिशाली सेना है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है चौथा, यानी पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना और विश्व की चौथी शक्तिशाली सेना भारत की है। आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 96वीं, यानी 96वें नंबर पे है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 47, पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहली बार हुआ है खो खो विश्व कप और ये भारत में इसका आयोजन किया गया है। ये प्रश्न है हूबहू छपने वाले प्रश्न है, देख के जाइए। यहाँ पे देखेंगे अपन इसकी डिटेल। पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी 2025 को किया गया। भारत ने फाइनल में नेपाल को हराकर पुरुष और महिला दोनों में खो खो विश्व कप चैंपियन खिताब जीते हैं। यह प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में देखने मिलेगा, अच्छे से देख के जाना। आगे बढ़ेंगे। 2025 में राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया है? यानी कि इस बार 2025 में राष्ट्रपति शासन इन चारों राज्यों में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? क्या वो बिहार में किया गया है, गुजरात, राजस्थान या मणिपुर? तो 2025 में राष्ट्रपति शासन लगा है मणिपुर के अंदर। डिटेल में समझेंगे इसको। मणिपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो एन बीरेन हैं, उन्होंने 9 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया तथा 13 फरवरी 2025 को भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो वो 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, इसके तहत जो मणिपुर की विधानसभा है उसको भी स्थगित कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात चल रही है। क्या वो नई दिल्ली में भारत में हुआ था, मॉस्को रूस, बीजिंग चाइना या रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील? इस प्रश्न का सही जवाब है कि 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 7वें राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में अध्यक्ष तथा सचिव के सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आपको ये बताना कि जो राज्य में 7वां वित्त आयोग का गठन किया गया है उसमें अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो क्या अध्यक्ष नरेश ठकराल थे, सचिव अरुण चतुर्वेदी थे, अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी या सचिव सुधांशु पंत थे? ये चारों ऑप्शन हैं,
इसमें आपका सही जवाब है कि 7वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष हैं वो अरुण चतुर्वेदी हैं और उनके जो सदस्य सचिव बने हो नरेश ठकराल हैं। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखना है आपको, प्रश्न सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा खेड़तल तिजारा जिले का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? यानी खेड़तल तिजारा जो नया जिला बना है राजस्थान में, उसका नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? तो अब खेड़तल तिजारा का नया नाम होगा भर्तहरि नगर। याद रखना है आपको। देखिए दोस्तों, मात्र 30 मिनट में अपन ने 51 प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। 51 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। इन 51 क्वेश्चंस में आप देख लीजिए कितने सारे प्रश्नों को अपन ने डिटेल में डिस्कस किया है और बहुत सारी ऐसी जानकारी हमने दी है जिससे 3-3, 4-4 प्रश्न निकल के आएंगे। अब आगे अपन देखने जा रहे हैं कुछ योजनाएं, यानी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण योजना या पुरस्कार जो सीधे एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। ठीक है, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राजस्थान से किस व्यक्ति को दिया गया है। तो आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने देश भर के से चयनित 45 उत्कृष्ट शिक्षकों को स्कूली शिक्षा में पुरस्कृत किया है। तो हमारे राजस्थान से अलवर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकुड़ा की प्रिंसिपल नीलम यादव को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह सम्मान दिया है। इसमें पुरस्कार राशि क्या दी जाती है? 50,000 रुपये नगद दिए जाते हैं, एक पदक, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। याद रखना है आपको नीलम यादव को। आगे बढ़ेंगे। अगली योजना के बारे में पढ़ेंगे। इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना का नाम बदलकर अब पद्माक्षी योजना कर दिया गया है। ठीक है, योजना का नाम बदलने के साथ पुरस्कार राशि में भी कटौती कर दी गई है। इस बार कटौती के बाद अब 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को क्रमशः 25,000, 50,000 और 75,000 रुपये पुरस्कृत किया जाएगा। यानी कि 8वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करेंगे उसको 25,000, 10वीं बोर्ड वालों को 50,000 और 12वीं बोर्ड वालों को 75,000 रुपये पुरस्कृत दिया जाएगा। इससे पहले पूर्व में इन श्रेणियों में जैसे 8वीं बोर्ड वालों को 40,000 रुपये दिए जाते थे, 10वीं बोर्ड वालों को 75,000 और 12वीं बोर्ड वालों को 1 लाख रुपये पुरस्कार दिया जाता था, वो उन्होंने कम कर दी है राशि। अब 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाती थी, लेकिन अब स्कूटी नहीं दी जाएगी। ठीक है, योजना याद रखना है इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना। इसका नाम अब क्या हो गया? पद्माक्षी योजना। ठीक है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, इसका शुभारंभ हुआ था 5 जून 2025 को। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत भगवान महावीर वनस्थली पार्क जो नई दिल्ली में है वहाँ पे बरगद का पौधा लगाकर इस परियोजना की शुरुआत की थी। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना देश के 4 राज्य, कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और नई दिल्ली, इन चारों राज्यों के लिए की गई है। अब इन चारों राज्यों के 29 जिलों में 700 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत अरावली के आसपास के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में से पुनः भरने हेतु चलाई जा रही है। इस परियोजना का विस्तार राजस्थान के 19 जिलों में। आपको याद रखना महत्वपूर्ण ये है कि राजस्थान के कितने जिलों में है ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना? तो 19 जिलों में। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और नई दिल्ली में। तारीख याद रखनी है 5 जून 2025 के दिन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगली है राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों में आप इस योजना को मान सकते हैं। इसका शुभारंभ 18 जून 2025 को लोहाली गांव, ये बूंदी में मेज नदी पर किसके द्वारा किया गया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया। इसमें लागत लगनी है कुल 52 करोड़ रुपए। इस परियोजना से बूंदी जिले के फोलाई व गेंडोली पंचायत के 17 गांवों के लगभग 25,000 किसान लाभान्वित होंगे। इसमें 4,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। अगली योजना है अपनी राजस्थान पीएम कुसुम योजना, अब देश में पहले नंबर पर। याद रखना है कि आपको प्रश्न ये सीधे पूछ सकते हैं कि पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो 2025 में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान में 1305 मेगावाट क्षमता के 684 केंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं अब तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लाड़ो प्रोत्साहन योजना महत्वपूर्ण योजना है। इसका आरंभ 1 अगस्त 2024 से, जो पूर्व में संचालित थी राष्ट्रीय योजना 2016 से, उसके अंदर ही समाहित करते हुए इसको प्रारंभ किया गया है।
मार्च 2025 में राज्य सरकार द्वारा लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देय प्रोत्साहन राशि को अब 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है। ठीक है, राशि बढ़ा दी है, 1 लाख से 1.5 लाख कर दिया है। यह राशि 7 किस्तों में दी जाएगी। योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष 5 लाख बालिकाओं को लाभान्वित करना है। ठीक है, प्रश्न बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत पूछ सकते हैं आपको 1 अगस्त 2024 से। पूर्व में इसका नाम क्या था, तो वो राष्ट्रीय योजना था। कब से हुआ, तो मार्च 2025 से इन्होंने क्या किया है कि जो 1 लाख राशि थी कुल, उसको 1.5 लाख कर दिया। कितनी किस्तों में दी जाती है, ये प्रश्न बन सकता है। 7 किस्तों में दी जाती है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कितनी बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है, तो 5 लाख बालिकाओं को किया जाता है। नोडल विभाग पूछ सकते हैं आपको कि नोडल विभाग क्या है इसका, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान है। इसके अंदर पात्रता क्या होनी चाहिए, बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ हो, प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। ठीक है, इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था, 7 अप्रैल 2025 को। लेटेस्ट जितनी भी योजनाएं महत्वपूर्ण थी वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। आपको ये तारीख याद रखनी है, 7 अप्रैल 2025, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम ग्राम, उत्तम होगा राजस्थान के संकल्प को साकार करना है। इसका विवरण देखेंगे कि इस योजना के तहत 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर्स जारी किए गए हैं। इन 10 हेल्थ इंडिकेटर्स में 100% उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत है उसको कितनी राशि, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, यह प्रश्न बन सकता है। 11 लाख रुपये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगली योजना है बर्तन बैंक योजना। ठीक है, बर्तन बैंक योजना आपको इसमें इसका प्रारंभ देखना है। प्रारंभ 12 अगस्त 2025 को ये 12 जिले से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य गांवों को प्लास्टिक से मुक्त करना। देखो, पहला प्रश्न यही बन गया कि बर्तन बैंक योजना कब प्रारंभ की गई, 12 अगस्त 2025 को। कहाँ से की गई, 12 जिले से इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है पूछेंगे आपको, तो गाँव को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। देखिए, आगे बढ़ेंगे। प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति में खोला गया। तो ये भी याद रखना कि पहला बैंक कहाँ खोला गया, कोटा जिले में। प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन सेट खरीदने हेतु 1-1 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम कुल 400 बर्तन सेट रखे जाएंगे। अब जो 400 बर्तन सेट रखेंगे उसमें जो एक सेट है, प्रत्येक सेट में 1 प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच और 1 गिलास सहित कुल 6 बर्तन दिए जाएंगे। शादी व सामाजिक जो समारोह होते हैं उनमें बर्तन बैंक के तहत आप 3 रुपये प्रति सेट इसका किराया रखा है। और इसके अंदर भी BPL, SC, ST, दिव्यांगजन जैसे विशेष वर्गों को बर्तन सेट किराए में 50% छूट प्रदान की जाएगी। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य जीविका द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ, 19 जनवरी 2024 को। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना कर दिया गया है। ठीक है, ये नया नाम भी याद रखना आपको, पहले क्या था उसकी जगह पे ये रखा गया है। योजना में अब पैकेजों की संख्या बढ़ाकर 2370 कर दी गई है। इसमें आपको ये एज लिमिट याद रखनी है। प्रदेश के 70 वर्ष एवं अधिक आयु के समस्त वरिष्ठ नागरिकों माँ योजना के अंतर्गत निःशुल्क श्रेणी के पात्र होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री कृषि साथी सहायता योजना। पूर्व में संचालित राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2009 में जो चल रही थी उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना कर दिया गया है। किसान व खेतीहर मजदूर को रीढ़ की हड्डी टूटने या सिर में चोट या कोमा में जाने पर दी जाने वाली सहायता राशि जो 50,000 थी उसको बढ़ाकर अब 2 लाख रुपये कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, जो पहले PKCL जो थी पार्वती कालीसिंध और चंबल लिंक परियोजना, यह परियोजना भारत सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया है। ठीक है, याद रखना आपको। इस परियोजना में चंबल बेसिन की 5 प्रमुख नदियाँ कौन सी कुन्नू, कूल, पार्वती, कालीसिंध तथा मेज में उपलब्ध जो अधिशेष यानी बचत पानी है, मानसूनी जल को बनास, मोरेल और बाणगंगा, कालीसिंध तथा गंभीर नदी बेसिनों में स्थानांतरित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे, तो 17 जिले लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न थे जो आज हमने मात्र 40 मिनट की क्लास में, आप देख सकते हैं लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्नों को अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से इतनी सारी योजनाएं जो महत्वपूर्ण योजनाएं सीधे सीधे एग्ज़ाम में आ सकती है। उसके बाद 51 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव थे उसको डिस्कस किए, साथ ही साथ इनकी जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको ऐड कर दी गई है। इस तरह का वीडियो आपको बहुत कम देखने मिलेगा, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, वो सारे हमने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं, जो आपको आगामी एग्ज़ाम में बहुत सारी सहायता देंगे। साथियों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है और इसी तरीके के वीडियो आप अगर लगातार पाने चाहते हैं तो हमारा प्रोत्साहन करें। देखो, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की जो सीरीज़ है हम लेके आएंगे। देखो, साथ में हमारा प्लान है कि हम जैसे ही करंट अफेयर्स की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद राजस्थान जीके है, राजस्थान के जो कला संस्कृति है, इतिहास है, भारत का भूगोल है, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारों को इसमें अपन एक एक करके ऐड करना शुरू करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, अब इस क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।